हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं DSSB PGT सोशोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें के 113 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। 130 क्वेश्चंस, उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उनको वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कौन सा एक व्यापक शब्द है जो ब्राह्मणीकरण की संकुचित प्रक्रिया को समाहित कर सकता है? क्या पूछ रहा है? एक ऐसा वर्ड जो कि ब्राह्मणीकरण की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी संकुचित थी और उसको अपने अंदर समाहित कर सकता है और उसको एक विस्तृत अर्थ दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ पूछी जा रही है। ऑप्शन देखिए, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, मूल्य तर्क संगतता या फिर एक रूपता। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक ऐसा शब्द जो कि ब्राह्मणीकरण की जो संकुचित प्रक्रिया है उसको अपने अंदर समाहित कर सकता है और उससे जनरेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृतिकरण। MN श्रीनिवास ने दिया था ये कॉन्सेप्ट संस्कृतिकरण का, और उन्होंने कहा था पहले उन्होंने क्या टर्म दी थी? ब्राह्मणीकरण की, ब्राह्मणों का अनुसरण कर रही हैं निम्न जातियाँ। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं, प्रभु जातियों का भी अनुसरण हो रहा है, तो इसीलिए उनकी संस्कृति का अनुसरण हो रहा है। तो उन्होंने फिर ये ब्राह्मणीकरण जो शब्द है इसको हटा करके नया नाम दिया संस्कृतिकरण। तो ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो हमें मानव समाज में भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करती है? तो एक ऐसी प्रक्रिया जो कि हमको मानव समाज में भाग लेने के लिए हमें स्किल्स डेवलप करने में हमारी हेल्प करे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, समाज में व्यवहार, सामाजिक कार्य या फिर व्यवहारिक बुद्धि। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक ऐसा प्रोसेस जो कि हम मानव समाज में भाग लेने के लिए हमारे पास में स्किल्स आ जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रक्रिया, और इसमें से ये जो भी बाकी के ऑप्शन है इसमें से कोई भी एक ऐसा वो नहीं है जो कि जिसको हम प्रक्रिया कह सकें। प्रक्रिया का मतलब वो कंटिन्यूसली चीज़ें उसमें होती रहती हैं। तो कौन सा इसमें राइट होगा? सामाजिक परिवर्तन। वैसे अगर यहाँ पे होता सामाजिकरण से संबंधित कुछ तो वो चीज़ ज़्यादा राइट होती, बट अभी यहाँ पे प्रक्रिया पूछ रहा है सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? रूरल जो इंडिया है उसकी कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन है एकरूपता, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण। तो इसमें से कौन सी विशेषता है जो कि ग्रामीण समाज या ग्रामीण भारत की रही है? दोनों कुछ भी आप कह सकते हो। तो क्या चीज़ रही है ग्रामीण समाज में या ग्रामीण भारत में? आधुनिकीकरण रहा है, पश्चिमीकरण रहा है, या ये दोनों रहा है, या फिर एकरूपता रही है? तो आपको पता है कि जो ग्रामीण समाज है उसमें लगभग सब सेम व्यवसाय करते हैं, जीवन शैली भी लगभग सब सेम होती है, रहन सहन का स्तर सब कुछ लगभग समान होता है। तो उनमें क्या है? समानता पाई जाती है, एक रूपता देखने को मिलती है। आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण ये सब कहाँ पाए जाते हैं? शहरों की ये विशेषताएं हैं। लेकिन ग्रामीण समाज की बात हो रही है तो वहाँ पर एक रूपता पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोगों की नियमित रूप से देखी जाने वाली चीज़ों को समझने और उनका आकलन करने की जन्मजात क्षमता की क्रिया को क्या कहा जाता है? एक ऐसा हमारे अंदर एबिलिटी हो कि हम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको हम समझ पाते हैं, उनका आकलन कर पाते हैं, ये हमारे अंदर जन्मजात क्षमता होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक ऐसी जन्मजात क्षमता जिसके माध्यम से हम चीज़ों को समझ पाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, व्यवहारिक बुद्धि, सामाजिक कल्पना या फिर सामाजिक कार्य। तो देखो चीज़ों को समझते हम कैसे हैं? जब हमारे पास नॉलेज होगा, हम इंटेलिजेंट होंगे, हमारे पास बुद्धि होगी। ठीक है, तो एक तरीके की व्यवहारिक बुद्धि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत चुनौतियों और बड़े सामाजिक मुद्दों के बीच संबंध का विश्लेषण करता है? एक ऐसा सिद्धांत जो कि बताता है कि व्यक्तिगत चुनौतियां और बड़े सामाजिक मुद्दे, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, उसको डिफाइन करने की कोशिश करता है। ऑप्शन है आलोचनात्मक सिद्धांत, क्रिया सिद्धांत, सामाजिक कल्पना या फिर व्यवहारिक सिद्धांत। तो एक तरफ सामाजिक मुद्दे और एक तरफ क्या है आपका व्यक्तिगत चुनौतियाँ, इन दोनों को ही एक जगह पे लाने का कार्य ये किस सिद्धांत में हुआ था? सामाजिक कल्पना में। सामाजिक कल्पना में क्या होता है कि एक तरफ व्यक्तिगत समस्याएं और एक तरफ जो सामाजिक समस्याएं, उनको हम दोनों के ही दृष्टिकोण से अध्ययन करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन या सामाजिक कल्पना, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बहुत ही ईजी है, आई होप आप लोगों को पता होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट सामाजिक कल्पना का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रतिमानता को संदर्भित करता है? अप्रतिमानता यानी कि जहाँ पे प्रतिमान ना हो, अप्रतिमानता, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? या इसको कह सकते हो प्रतिमान विहीनता भी कह सकते हो। ऑप्शन है समस्याओं, कार्यों एवं व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए इंगित करता है, छोटे समूहों का अध्ययन, बड़े समूहों का अध्ययन, मानकों मूल्यों के टूटने या आदर्शों की कमी से उत्पन्न अस्थिरता की स्थिति। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक ऐसी स्थिति जो कि अप्रतिमानता यानी प्रतिमानहीनता को बताए। तो प्रतिमानहीनता यानी जब लोग मूल्यों को, आदर्शों को, मानकों को, जो भी समाज के बताए गए तौर तरीके हैं, उनको मानना छोड़ करके किसी भी तरीके से बस अपना उद्देश्य, अपना कार्य पूरा करना चाहें, तो उस समय जो अस्थिरता उत्पन्न होती है उसी को कहेंगे अप्रतिमानता। कौन सा राइट होगा? फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1965, 1972, 1971, 1961। तो दहेज निषेध अधिनियम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कब पारित किया गया था? 1961 में, 1961 में आया था दहेज निषेध अधिनियम। और फिर इसके बाद इसका संशोधित अधिनियम आया था 84-86 में, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन में 84 दे दिया जाता है, कहीं कहीं पे 86 से 86 से ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बट अगर ऑप्शन में संशोधित वाला पूछे और 84 आए तो उसको भी आप टिक कर सकते हो। और जो सबसे पहले जब आया था तो आया था 1961 में। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज और जीवों की संरचना में समानता को किसने बताया? किसने कहा कि समाज और जीवों की संरचना जो है ये समान होती है? तो ये चीज़ किसने कही है? ऑप्शन देखिए, टायलर, C.W. राइट, M.N. सिंह या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये चीज़ किसने कही है कि जो समाज होता है और जो जीव होते हैं उनमें काफ़ी हद तक समानता होती है, समाज को एक शरीर के समान, ये चीज़ किसने मानी है? तो ये माना है आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। इन्होंने कहा था जो समाज है वो एक सावयव है। सावयव मतलब जैसे जीवों के शरीर की रचना होती है वैसे ही समाज के शरीर की रचना है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, वो मिल करके कार्य करते हैं, वैसे ही समाज के अलग अलग भाग हैं और मिल करके वो कार्य करते हैं, तो बिल्कुल समान ही होता है। तो ये बताया था आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने, सावयवी सिद्धांत जो इन्होंने दिया था उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रणाली समाजशास्त्र को ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के संयोजन के रूप में मानती है? एक ऐसी प्रणाली जो कि मानती है कि समाजशास्त्र क्या है, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का संयोजन है एक तरीके से। तो कौन सा इसमें से सही होगा? ऑप्शन देखिए, इंडिपेंडेंट स्कूल, इंग्लैंड स्कूल, अमेरिकन स्कूल या फिर सिंथेटिक स्कूल। तो समाज शास्त्र को विभिन्न शाखाओं का समायोजन, जो ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं उनका समायोजन, तो ये कौन मानता था? ये मानना था समन्वयात्मक संप्रदाय का, ठीक है, कि जो समाज शास्त्र है
ये विविध जो भी जैसे चाहे इतिहास हो, चाहे कोई भी अदर साइंस हो, जितने भी सोशल साइंस है, उन सभी के चीज़ों से कुछ लेता है और फिर एक समन्वयात्मक, एक सामान्यीकरण वाला साइंस है। तो ये था आपका सिंथेटिक स्कूल। अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय नियम की दूसरी अवस्था। त्रिस्तरीय नियम पहले तो ये बताइए किसने दिया था? त्रिस्तरीय नियम दिया था आपके ऑगस्ट कॉम्ट ने। तो इसकी दूसरी अवस्था क्या होती? जो कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम था, इसकी दूसरी अवस्था प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक या फिर उद्विकासीय। तो इसमें से जो सेकेंड स्टेज है वो कौन सी होती है? तो जो कॉम्ट ने अपना 3 स्टेज का जो नियम बताया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पहले आएगा आपका धार्मिक, सेकेंड पे आएगा तात्विक और लास्ट में क्या आएगा? प्रत्यक्षवादी। तो कौन सा राइट हो जाएगा? तात्विक, थर्ड वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेबर ने कितने विशिष्ट प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की पहचान की है? मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की बात करी है? कितने प्रकार के सामाजिक क्रियाओं को उन्होंने बताया है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए 4, 5, 3 या फिर 2। तो वेबर ने कितने प्रकार की क्रियाएं बताई हैं? बहुत बार पढ़ाया है। 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताई हैं मैक्स वेबर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ए.आर. देसाई की सामाजिक परिवर्तन की थ्योरी आधारित थी। जो ए.आर. देसाई है, इनका सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित था? समाज के लोगों की जीवन शैली, समाज की जनसंख्या, समाज की संरचना या फिर समाज की संस्कृति। तो ए.आर. देसाई का जो थियरी था सामाजिक परिवर्तन का, वो किस पर बेस्ड था? तो वो आधारित था समाज का जो स्ट्रक्चर है, समाज की जो संरचना है। ए.आर. देसाई का जो सोशल चेंज का जो थियरी था वो समाज की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पे बेस्ड था। अगला क्वेश्चन देखिए, आज़ादी पूर्व में कौन सी समाचार एजेंसी भारत में न्यूज़पेपर उपलब्ध कराती थी? आज़ादी से पहले यानी कि 1947 से पहले कौन सी समाचार एजेंसी थी जो कि न्यूज़पेपर हम लोगों को हमारे देश में उपलब्ध कराती थी? ऑप्शन देखिए, रॉयटर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द काना, द IRNA। इसमें से कौन सा होगा राइट? जो कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे आप जो हमारे देश में है न्यूज़पेपर एजेंसी न्यूज़पेपर अवेलेबल करवाती थी। तो आज़ादी से पहले रॉयटर्स, ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये समाचार एजेंसी भारत में न्यूज़पेपर्स उपलब्ध कराती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव समाज के निम्नलिखित में से किस चरण में भोजन तैयार करने के लिए पशु का उपयोग किया जाता है? मानव समाज यानी मानव समाज के विकास का चरण। ठीक है, मानव समाज के विकास का चरण में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चरण था जहां पर भोजन तैयार करने के लिए पशु का उपयोग किया जाता है? औद्योगिक, चरागाही, चारा या फिर कृषि। तो कौन सी अवस्था थी जहां पर भोजन तैयार करने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था? तो वो अवस्था थी आपकी चरागाही अवस्था। ठीक है, इसमें पशुओं का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में आर्थिक दृष्टि से प्रगति तो की लेकिन अपने सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं बदला? एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश जिसने प्रोग्रेस तो करी लेकिन जो उसके ओरिजिनल जो कल्चरल वैल्यूज़ थे, जो सांस्कृतिक मूल्य थे, उनको चेंज नहीं किया। कौन सी कंट्री है? भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इंग्लैंड। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने परिवर्तन की तरफ तो कदम बढ़ाए, प्रगति तो की लेकिन अपने मूल्यों को नहीं चेंज किया? अब यहाँ पर आप इन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो भारत और दूसरा है इंग्लैंड। तो ज़्यादातर लोग जाएंगे भारत के साथ, लेकिन राइट आंसर है इंग्लैंड। भारत में तो काफ़ी हद तक चेंजेस हुए हैं, सांस्कृतिक मूल्य भी बदले हैं,
लेकिन इंग्लैंड में आज भी वही परंपरा, वही प्रथाएं चल रही हैं। आप सोच सकते हो कि वहाँ पर आज भी अलिखित संविधान है, लिखित नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से चल रही हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो अपनी प्रथाओं को आज भी वैसे ही मान रहे हैं। तो सांस्कृतिक मूल्यों को अभी भी उन्होंने चेंज नहीं किया है। अपने देश में तो इन्फ्लुएंस हुए हैं, हम ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस हुए हैं, और जो भी आक्रमणकारी आए उनसे कुछ ना कुछ हम इन्फ्लुएंस हुए हैं, लेकिन इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है जो कि अपने सांस्कृतिक मूल्यों को अभी भी बनाए हुए है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी नृजाति विज्ञान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? पारिस्थितिकी नृविज्ञान के लिए कौन सा बिंदु इसमें से सही होगा? पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल के उत्पादों के रूप में मानव समाज संस्कृति की एक संभावित व्याख्या, सुविधाओं का समूह जो निर्वाह गतिविधियों और आर्थिक व्यवस्थाओं से संबंधित नहीं है, पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूलन के उत्पादों के रूप में मानव समाज संस्कृति की एक वैचारिक व्याख्या, और लास्ट है सुविधाओं का समूह जो निर्वाह गतिविधियों और कानूनी व्यवस्थाओं से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? पारिस्थितिकीय नृविज्ञान की। तो पारिस्थितिकीय नृविज्ञान में क्या होता है? एक तो पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित चीज़ें हम स्टडी करते हैं, उससे संबंधित मानव समाज संस्कृति की एक वैचारिक व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। ए ऑप्शन कह रहा था संभावित व्याख्या, संभावित नहीं, एक विचारपूर्ण, जिस पे हम स्टडी करते हैं, विचार करते हैं, और एक वैचारिक व्याख्या। ठीक है, तो सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण के कारण सापेक्षिक अभाव बोध पर क्या प्रभाव हुआ है? जो भूमंडलीकरण का, या इसको कह सकते हो वैश्वीकरण का जो प्रोसेस हुआ है, इसके कारण जो सापेक्षिक अभाव बोध है, सापेक्षिक अभाव बोध पहले तो समझ लो, ये दिया था सापेक्षिक वंचना स्टॉफर्ड ने, और बाद में मर्टन ने इसको यूज़ किया है। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को लगता है कि दूसरे के मुकाबले उसके पास सुविधाएं कम हैं, मतलब आपके पास मूलभूत सुविधाएं हों, लेकिन फिर भी आपको लगे कि आपके पड़ोसी के पास ज़्यादा सुविधाएं हैं, आपके पास कम है। ये मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, आप समझ सकते हो। तो आपको लगे कि आप सापेक्षिक तौर पर वंचित हो दूसरी चीज़ों से, या आपके पास अभाव है, जबकि आपके पास मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन दूसरे की तुलना में लगे कि हाँ सामने वाले के पास कार है, हमारे पास नहीं है, तो सापेक्षिक तौर पर हमको अभाव लगे। तो क्या हुआ है, जो वैश्वीकरण आया है इसके बाद सापेक्षिक अभावबोध क्या हुआ है? कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, या फिर बढ़ा है, या फिर कम हुआ है, या फिर परिवर्तन बने रहे? तो कौन सा इसमें से है? तो देखो, जब भी वैश्वीकरण आया है, तो वैश्वीकरण के कारण जो सापेक्षिक अभाव बोध है वो बढ़ा है, क्योंकि हम फिर दूसरी कंट्री से भी कंपेयर कर पा रहे हैं, शहरीकरण इसकी वजह से बढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्रोसेस हुआ है, तो हमको लगता है कि दूसरों की तुलना में हमारे पास चीज़ें कम है, तो ये बढ़ा है। जैसे हम लोग अभी कंपेयर कर लेते हैं कि विदेशों में इतनी सुविधाएं हैं, हमारे पास ये नहीं है, तो ये क्या है? ये बढ़ा, ये तो है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मूड्स which of the following is not one of the modes of individual adaptation proposed by Merton? मर्टन का एक थ्योरी था मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडॉप्टेशन, इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है, इसमें से कौन सा इसमें सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, रिबेलियन, एसोसिएशन, इनोवेशन, या फिर रिचुअलिज्म। वो जो सिद्धांत आपने मर्टन का पढ़ा था, स्टेन थ्योरी, वहाँ से संबंधित है। कर्मकांडवाद, विधिवाद, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी उससे संबंधित है। तो इसमें से कौन सा उन्होंने नहीं बताया था? मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडॉप्टेशन, इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, रिबेलियन की बात उन्होंने करी है, इनोवेशन की बात करी है, रिचुअलिज्म की बात करी है। रिबेल यानी कि विद्रोह, इसकी बात उन्होंने करी है। इनोवेशन यानी कि कुछ नवाचार, और रिचुअलिज्म यानी विधिवाद, तो ये तीनों की बात करी है, लेकिन कौन सा उन्होंने नहीं बताया है? तो उन्होंने एसोसिएशन वाला टर्म नहीं यूज़ किया है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और सत्ता के पुनर्वितरण पर जोर देने के लिए कौन मॉडल सहायक है? कौन सा मॉडल रहा है जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और ज़्यादा मजबूत करता है और विकेंद्रीकरण, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, पुनर्वितरण है, सॉरी विकेंद्रीकरण नहीं है, सत्ता का पुनर्वितरण है, इस पर जोर देता है? ऑप्शन देखिए, पुराने मॉडल, नए मॉडल, पुराने मॉडल शरम, नए मॉडल शरम, पार्टिसिपेटरी मॉडल या फिर वैकल्पिक प्रतिमान। तो इसमें से कौन सा है जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है और सत्ता का पुनर्वितरण, ये एक तरीके से कह सकते हो कई लोगों में बंटवारा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो पार्टिसिपेटरी मॉडल, यानी सब लोग प्रतिभाग करें, यही तो है जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और ज़्यादा मजबूत करेगा। तो सी इसका राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ पारस्परिक लाभ के लिए स्वार्थ या शत्रुता का त्याग करना है? ऑप्शन देखिए, उपहारों का आदान प्रदान, नकारात्मक पारस्परिकता, सकारात्मक पारस्परिकता या फिर संतुलित पारस्परिकता। तो इसमें से किसका अर्थ या फिर कौन सा है जो कि ये चीज़ बताता है कि पारस्परिक लाभ के लिए हम स्वार्थ या शत्रुता का त्याग कर देते हैं? तो वो चीज़ क्या है? उपहारों का हम आदान प्रदान करते हैं तब हम लाभ के लिए शत्रुता त्याग करते हैं, या फिर नकारात्मक पारस्परिकता है, या सकारात्मक है, या फिर संतुलित है? तो देखो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे हम लोग दुश्मन हैं, लेकिन अगर दोनों का फायदा हो रहा है तो दोनों मिल गए, तो ये चीज़ क्या है? एक तरीके का संतुलन हो गया, तो संतुलित पारस्परिकता। ठीक है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।